नाज़रीन आता अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज हमारे पास 3 बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहली है पाकिस्तान के बॉर्डर में एक मरतबा फिर जंग की जो है वो बाज़गश्त सुनाई दे रही है। अब ज़ाहिर है कि लगेगा कि जैसे मैं कोई अलार्मिस्ट बात कर रहा हूँ, लेकिन दिस इज़ नॉट समथिंग अलार्मिस्ट। आई थिंक ये एक बड़ी सोची समझी एक स्कीम है और मैं इस हवाले से मज़ीद बात करूँगा कुछ ही देर में। दूसरी खबर जो है वो है कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब के दरमियान जो बातचीत हुई थी अभी कुछ ही दिनों पहले दुबई में, उसके हवाले से एक बड़ी खबर है जो कि उस्मान खान समा टीवी के रिपोर्टर हैं, इन्होंने ब्रेक की है। इसके हवाले से उन्होंने कुछ बातें की हैं, उन्होंने बताया कि किस किस चीज़ पर इत्तेफाक है, उस पर बात करेंगे। और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है, एक निकाई को इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर उन्होंने आने वाले इलेक्शन में अपनी स्ट्रेटजी के हवाले से बात की है। थोड़ी सी नाइविटी उसके अंदर मुझे झलकती दिखाई दी, लेकिन शायद वो अपनी पार्टी को जो है वो ये पैगाम देना चाह रहे हो कि घबराना नहीं है। तो देखते हैं कि वो घबराते हैं या नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जंग के हवाले से, मैं ये जो है वो कोई हवा में बात नहीं कर रहा। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर अफ़गानिस्तान है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा जो मगरबी बॉर्डर है वो अफ़गानिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी ड्यूरेंट लाइन है। इसका एक हिस्सा जो है वो ज़्यादातर हिस्सा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ लगता है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान प्रोविंस को भी लगता है। और इस ये जो जगह है ये एक हिस्टोरिकल रूट भी है, ट्रेडिंग रूट है, कंधार से कोयटा से आगे मुल्तान से इंडिया के अंदर एंटर होने का। तो इस हवाले से जो है वो एक ताज़ा तरीन जो बात है वो ये है कि एक अटैक हुआ था कुछ दिनों पहले ज़ोब डिस्ट्रिक्ट में। ज़ोब जो है वो बलूचिस्तान का एक बॉर्डर प्रोविंस है जो कि अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। तो यहाँ पर एक अटैक हुआ था जिसमें कुछ पाकिस्तानी फ़ौज के शोहदा और कुछ लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे। उधर आज जनरल आसिम मुनीर गए थे, आर्मी चीफ पाकिस्तान के, और उन्होंने जाकर जो शोहदा हैं उनके लिए एक रिस्पेक्ट भी पे की, रिच ट्रिब्यूट उनको दिया। और साथ साथ उन्होंने जो सोल्जर CMH कोयटा में, यानी कि जो वहाँ का फ़ौजी अस्पताल है, वहाँ पर वो गए थे और उन्होंने वहाँ पर भी जो है वो कुछ लोगों से उनसे अप्रिशिएट किया उनकी एफ़र्ट्स को, और उन्होंने बातचीत भी की। तो वहाँ से जो आने के बाद ISPR की जानिब से स्टेटमेंट रिलीज़ की गई, उसके अंदर ये बात तो बताई गई है जो मैंने अभी आपको कही। दूसरी बात जो की गई वो ये की गई कि द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान हैव सीरियस कंसर्न्स ऑन द सेफ हेवन्स एंड लिबर्टी ऑफ एक्शन अवेलेबल टू TTP इन अफगानिस्तान। ये बात जो है ये बहुत सालों से अमेरिका पाकिस्तान के बारे में कहता जा रहा था। ये आयरॉनिक तो है, ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान जो है वो अब इस हवाले से ख़ुद इसकी कंप्लेन कर रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सेफ हेवन्स भी मौजूद हैं। यही इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगता था मुशर्रफ दौर से, और यही बात आगे चलकर ये कहा जा रहा है कि उनको जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्शन अवेलेबल है अफ़गानिस्तान के अंदर। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इंटरिम अफ़गान गवर्नमेंट, जो कि अब मतलब ऑब्वियसली इस वक्त रूलिंग अफ़गान गवर्नमेंट है, वुड नॉट अलाउ द यूज़ ऑफ इट्स सॉइल टू परपेट्रेट टेरर अगेंस्ट एनी कंट्री इन द रियल सेंस एंड इन लाइन विद कमिटमेंट्स मेड इन दोहा अग्रीमेंट। पाकिस्तान ने दोहा अग्रीमेंट के लिए बड़ी कोशिशें की थी। अब वो कह रहे हैं कि दोहा अग्रीमेंट के अंदर ये फैसले हुए थे कि आप किसी जगह पर जो है वो अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे, या अगर कोई टेररिस्ट होंगे तो वो तो उनको आप जो है वो सेंचुरी प्रोवाइड नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के साथ लगता है पाकिस्तान को कि ऐसा किया जा रहा है अफ़गान तालिबान की जानिब से। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अफ़गान नेशनल्स इन एक्ट्स ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान इज़ अनदर इंपॉर्टेंट कंसर्न दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो अफ़गान शहरी हैं उनका भी इस किस्म के वाक़यात में मुलव्वस होना भी पाकिस्तान के लिए एक कंसर्न की बात है, एक तशवीश का बाइस है। सच अटैक्स आर इंटॉलरेबल एंड वुड इलिसिट इफेक्टिव रिस्पॉन्स फ्रॉम सिक्योरिटी फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इस किस्म के एक्शंस, इस किस्म की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की आर्मी से जवाब मौसूल करेंगी। Operations against terrorists would continue unabated and the armed forces shall not rest till the menace of terrorism is rooted out from the country. Earlier on arrival, COS was received by Commander Quetta Corps. तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखें, हो ये रहा है कि अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं पाकिस्तान के साथ, वहाँ पर पिछले कुछ अरसे से बार बार इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। अभी कुरम के अंदर एक दो ट्राइब्स हैं, उनका बहुत पुराना एक ज़मीन का झगड़ा है। अब एक ट्राइब जो है वो शिया है और एक ट्राइब जो है वो सुन्नी है, और वो जंग जो है वो मुसलसल ज़मीन के तनाज़ा जो है वो मुस्तकिल चलता रहता है। लेकिन इसके अंदर हमेशा से फिर वो सेक्टेरियन एलिमेंट भी आता है, और वो सेक्टेरियन एलिमेंट इस मरतबा भी आया। इस मरतबा भी अफ़गान तालिबान की जानिब से इसके हवाले से कहा गया जाता है TTP या अफ़गान तालिबान। मैं तो एक ही चीज़ समझता हूँ, इनको ये पता नहीं डिस्टिंक्शन सिर्फ चलें सरकारी अहदेदारों के लिए ज़रूरी होती होगी या एकेडमिक्स
کے لیے جو حقیقت ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ ایک ہی گروپ ہے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ اٹیکس کر رہے ہیں یہاں پر, اور اٹیکس میں شیعہ کمیونٹی کو جو ہے وہ انہوں نے ٹارگٹ کیا سنی کمیونٹی کے بہاف پر, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ یہاں پر اٹیکس اگر جاری رکھیں گے, اگر اس قسم کی کوئی باتیں جو ہیں وہ جاری رہیں. پھر میزلس بھی وہاں سے فائر کیے گئے, اس کے ویڈیوز جو ہیں وہ موجود ہیں. اس کے علاوہ پھر بعد میں جو علاقائی جو اکابرین ہیں انہوں نے کسی طریقے سے, قبائلی اکابرین نے بیٹھ کر ان کو سمجھا بجھا کر اس جنگ کو فی الحال جو ہے وہ رکوا دیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت دوبارہ سے شروع ہو سکتی ہے. اور یہی جو بات ہے اس کی وجہ سے یہ راکٹس پھینکنا اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک انسٹیبلٹی کو ہوا دینا یا اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا, یا سب سے امپورٹنٹ بات اگر نظریاتی طور پر بھی کر رہے ہیں تو بہرحال یہ پاکستان کے اندر ایک پاکستان کے بارڈر ایریا کے اندر ایک جو ہے وہ انوالومنٹ ہے ان کی. اب اس سے ہوتا کیا ہے, دیکھیے دو سچویشنز ہیں, دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کا پاکستان کے اندر طالبان کا موجود ہونا جو ہے وہ بہت خطرناک چیز ہے. پاکستان کے اندر ماضی میں بہت ہم اس چیز کو بری طرح سے بھگت چکے ہیں, تو یہ بات تو اپنے دماغ سے نکال دیں کہ یہ جسٹ وہاں پر رہیں گے. ان کی جو نظریاتی جو ان کے نظریات ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ان کا پورا لٹریچر اس بات کا غماز ہے کہ ان کی خواہش پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی ہے, پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کی ہے, دارالاسلام بنانا ساری دنیا کو. دارالامن کے کانسیپٹ کو میں وہ بلیو نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ریاست جو ہے وہ حکومت کے ساتھ وہ اسلام کی ترویج نہ کر رہی ہو تو اس ریاست کو حق نہیں ہے کہ وہ موجود رہ سکے. وہ ریاست کے خلاف بھی جنگ کرتے ہیں, وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے کہ صرف جو جہاد ہے وہ ویج کرنا ریاست کا کام ہے. تو ان کے جو نظریات ہیں ان کی بیسس پر پاکستان پہ اٹیک. اور دوسری طرف پاکستان کی آرمی جو کہ اب سے کچھ عرصے پہلے تک اور ہم چلاتے تھے چیختے تھے کہ خدا رہا یہ حرکت مت کریں, وہ ہماری تو کوئی ہماری کون سن رہا ہے, تو ان کو یہ لگتا تھا کہ وہ بہت عقل مند ہیں اور وہ طالبان کے ساتھ پیس لے کر آئیں گے اور امریکہ یہاں سے چلا جائے گا. ہم نے دانت کھٹے کر دیے اور پھر اسامہ بن لادن شہید, اور اس وقت عمران خان صاحب کہتے تھے افغانستان میں غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئیں وغیرہ وغیرہ. تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہی غلامی کی زنجیریں جو ہیں وہ ہمارے گلے پڑی ہوئی ہیں ٹوٹی ہوئی. تو یہ جو سچویشن ہے یہ کس طرف لیڈ کرے گی, یہ ایونچولی جو ہے وہ ایک کانفلکٹ کی طرف لیڈ کرے گی. اور کانفلکٹ جو ہے اس میں پھر گلوبل پلیئرز بھی انوالو ہو سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا خیال ہو سکتا ہے کہ امریکہ اب اس خطے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, امریکہ ہمیشہ اس خطے میں انٹرسٹڈ رہے گا. ادھر بارڈر پر چائنا ہے, ادھر رشیا ہے, ادھر ایران ہے, ادھر پاکستان ہے, ادھر تیل ہے, تو امریکہ تو انٹرسٹڈ رہے گا. ہو سکتا ہے پیسے بھی آنا شروع ہو جائیں, اور پاکستان کی آرمی کو جو اس وقت ایک بوسٹ چاہیے اس کی مورال بوسٹنگ کے لیے یا اس کی جو رسپیکٹ مانگتا ہے, وہ اس رسپیکٹ کے لیے بھی, عزت کے لیے بھی جو ہے وہ ایک ایسے کانفلکٹ میں اپنے آپ کو انوالو نہ کر لے کہیں وہ کہ جس میں پاکستان کو جو ہے وہ مزید نقصان ہونا پڑے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ انیویٹیبل ہے, یہ کسی نہ کسی موقع پر ایونچولی ہونا پڑے گا, کیونکہ افغانستان کی صورتحال کبھی بھی سدھرنے والی مجھے تو کم از کم لگتا نہیں ہے. ہماری دعا ہے, ہماری امید ہے, ہماری خواہش ہے, ہماری دل سے جو ہے وہ دعا ہے کہ یہ سب کچھ ہو سکے, لیکن ہو کہ نہیں یہ ہمیں نہیں پتا. دوسری طرف ہمارے پاس جو ایک بڑی خبر ہے وہ یہ ہے نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کے الیکشن کے فوری انعقاد پر متفق ہیں وہ, اور نگران حکومت سے متعلق معاملات بھی طے ہو چکے ہیں. اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے, یہ عثمان خان کی رپورٹ ہے سما پر, انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری کے درمیان حالیہ دنوں میں دبئی میں ہونے والی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے. ذرائع کے مطابق نواز شریف اور آصف علی زرداری کی ملاقات میں دونوں رہنماؤں میں انتخابات کے فوری انعقاد پر اتفاق ہو گیا, جبکہ انتخابی اصلاحات اور نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بھی اہم معاملات طے پا گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو بہت تیزی سے معاملہ شروع ہو چکا ہے انتخابات کے سے پہلے جو انتخابی اصلاحات ہیں اس کا. دونوں بڑی جماعتوں کے سربراہوں کی دبئی ملاقات چارٹر آف ڈیموکریسی کا تسلسل تھی. ملاقات میں وفاق سمیت سندھ اور بلوچستان میں نگران سیٹ اپ کا فارمولا طے پا گیا. اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہی کراچی میں سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم نے جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے لیے درخواست جمع کروا دی, اور پی ٹی آئی کے جو حلیم عادل شیخ صاحب ہیں ان کو باہر کر دیا گیا, کر دیا جائے گا, یا اگر نہیں بھی کیا گیا تو پھر جو مشاورت ہوگی وہ مراد علی شاہ اور ایم کیو ایم کے نامنی کے درمیان ہوگی. ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاق میں نگران سیٹ اپ میں نون لیگ کے تجویز کردہ افراد کی تعداد زیادہ ہوگی, جبکہ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کی نمائندگی تناسب کے حساب سے ہوگی. نگران وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر انتخابات مقررہ وقت پر کرائے گی. نگران سیٹ اپ میں سیاسی سابق جوڈیشری کے افراد اور مضبوط ٹیکنوکریٹس نہ لانے پر بھی اتفاق ہوا, تاہم رہنماؤں نے نگران سیٹ اپ کے لیے نام وقت سے قبل میڈیا اور جماعتی میٹنگ میں نہ لانے پر اتفاق کیا. یعنی سیاسی سابق جوڈیشری کے افراد اور مضبوط ٹیکنوکریٹس نہ لانے کا فیصلہ کیا گیا. کون کیا؟
सहाफ़ी। दूसरी जानिब असेंबलियों की तहलील के मामले पर नून लीग में 12 अगस्त की रात कौमी असेंबली तहलील करने पर मुशावरत जारी है। वज़ीर आज़म इत्तेहादी कायदीन से निगरान सेटअप पर बाज़ाब्ता मुशावरत करेंगे। तहलील से कबल असेंबली का अलविदाई सेशन भी बुलाया जाएगा। वज़ीर आज़म रवा माह के आखिर में मुशावरती अमल मुकम्मल कर लेंगे। नवाज शरीफ साहब के हवाले से इतलात आ रही हैं कि वो सितंबर में पाकिस्तान आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून अकेली इलेक्शन में लड़ेगी, सोल हो जाएगी, किसी जगह पर सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, किसी इल्हाक का हिस्सा नहीं होगी, इत्तेहाद का हिस्सा नहीं होगी। इलेक्शन का बिगल बच चुका है। कम अज़ कम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शंस में जाना है। 45-60 दिन या 90 दिन का एक इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो शायद लंबी रेस के घोड़ा अपने आप को समझती भी है भी, और उनकी तरफ से जो लोग भी नॉमिनेट होंगे वो देखें क्या करते हैं। फाइनली इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने नकई को इंटरव्यू दिया है। हमारे दोस्त हैं अदनान आमिर, उनकी ये रिपोर्ट है नकई इंटरनेशनल के लिए। उन्होंने ये बताया है कि जनाब अली इमरान खान साहब जो हैं वो इस बात पर बड़े कन्विंस्ड हैं कि उनकी जो हुकूमत है उसको आने से कोई नहीं रोक सकता। अवाम जो है वो पूरी तरह से उनके साथ है, चाहे जितने मर्जी इलेक्टेबल्स छोड़ जाएँ, अवाम जो है वो पूरी तरह से PTI को सपोर्ट करेगी, वोट देगी। वो खंभों को खड़ा कर देंगे, वो जिसको मर्जी खड़ा कर दें, वोट उन्हीं को मिलेगा। जो इसमें प्रॉब्लमेटिक बात है वो ये है कि इमरान खान साहब ये समझ रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि अगर PTI बैन भी हो गई तो हम एक नई सियासी जमात बनाएंगे और उस सियासी जमात का एक नया लोगो होगा, फिर हम उसके अंदर जो है वो जिसको मर्जी टिकट देंगे और वो इलेक्शन जीत जाएगा। ही थिंक्स दैट ही विल स्टिल बी एबल टू कॉल द शॉट्स। आई थिंक ही विल बी डिस्क्वालीफाइड फर्स्ट, किसी भी सियासी जमात को वो रखने से, और फिर उसके बाद अगर वो जेल में होते हैं और बहरहाल वो मौजूद रहेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि उनको मुकम्मल तौर पर माइनस किया जा सकता है। ही इज़ अ वेरी पॉपुलर लीडर। जिस तरह नवाज शरीफ साहब बहुत पॉपुलर थे, उनको माइनस इस तरह से किया जा सकता था कि उनको सरकारी ओहदा ना दिया जाए और उनकी जमात में ऐसे लोगों को ढूंढा जाए जो कि मामलात को एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से चला सकते हैं। तो शायद इमरान खान साहब के साथ भी वही होने जा रहा है और यही इमरान खान साहब का सबसे बड़ा फियर है। आखिर में असद चौधरी साहब हैं जी, द नेशन से ये रिपोर्टर हैं, मैंने ट्विटर पर देखा इनका, और इनका ये कहना है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी नामी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक नईम एजाज ने NA-59 और PP-10 से कौमी और सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। कब्जा माफिया से TV चैनल सुनो की मलकियत से होता हुआ तरक्की का सफर इक़्तिदार की राहदारियों की तरफ जारी। रावलपिंडी में 2 हैकल बिल बोर्ड्स आवेज़ा कर दिए गए हैं। मैंने बिल बोर्ड्स नहीं देखे, मुझे नहीं पता कि वहाँ पर वाकई आवेज़ा किए गए हैं या नहीं किए गए। असद चौधरी साहब की बात जो है वो मुझे दुरुस्त लगती है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो जल्द अभी भी वैसे तो देखा जाए तो बहुत बड़ी तादाद में रियल एस्टेट डेवलपर्स की हुकूमत है, और अब रियल एस्टेट डेवलपर्स जो हैं वो इससे एक स्टेप आगे जाने वाले हैं। लाहौर का रूडा, कराची का बहरिया टाउन और इस्लामाबाद में ब्लू वर्ल्ड सिटी वगैरह, और इसके अलावा मुल्क के दीगर रकबे जो तुम्हारे लिए हैं, सारे रकबे तुम्हारे लिए हैं। रियल एस्टेट डेवलपर्स का पाकिस्तान के ऊपर कब्जा जारी रहेगा, इस वक्त मुकम्मल तौर पर मौजूद है, मज़ीद इसके ऊपर वो स्ट्रेंथन होगा। एंड ऑन दिस हैप्पी नोट अली वारसी को इजाज़त दीजिए। आदाब।